नमस्कार। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खास खबरें लेकर हाजिर हूं मैं आपके साथ रवि राजपूत। वही छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 का शंखनाद हो चुका है और साधना प्लस अपने दर्शकों के लिए छत्तीसगढ़ से एक विशेष कार्यक्रम छत्तीसगढ़ महासंग्राम लेकर आया है। साधना प्लस की टीम छत्तीसगढ़ के दूरवर्ती इलाके कबीरधाम जिले के कवर्धा विधानसभा क्षेत्र संख्या 72 में चुनावी रण में पार्टी और प्रत्याशियों की रणनीतियों और जनता के मूड को परखने के लिए पहुंची है, जहां कांग्रेस ने कवर्धा से वर्तमान विधायक और हैवीवेट मंत्री मोहम्मद अकबर को कवर्धा से टिकट देकर फिर से उतारा है। भारतीय जनता पार्टी ने विजय शर्मा को उनके सामने चुनावी रण में टिकट दिया है। वहीं आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस और बीजेपी के मतों में सेंध लगाने के लिए कवर्धा राज परिवार के राजा खड़कराज सिंह को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। जोगी जनता कांग्रेस सहित कुछ और निर्दलीय प्रत्याशी इस चुनावी रण में कवर्धा विधानसभा क्षेत्र से अपना भाग्य आजमा रहे हैं। छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा सीटों में आम आदमी पार्टी के सबसे मजबूत प्रत्याशियों में से एक कवर्धा राज परिवार के सदस्य राजा खड़कराज सिंह मैदान पर उतरे हैं और खड़कराज सिंह की पत्नी और कवर्धा राजघराने की रानी देवी आकांक्षा सिंह पूरे चुनावी प्रचार की कमान अपने हाथों पर संभाली हुई है। बता दें कि आकांक्षा छत्तीसगढ़ प्रदेश की आम आदमी पार्टी की वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं। वहीं कवर्धा विधानसभा क्षेत्र में पहुंची हैं और साधना प्लस की टीम ने कांग्रेस के कत्तावर नेता और मोहम्मद अकबर से खास बातचीत की है। आपको बताते चले कि प्रत्याशी राजा खड़कराज सिंह की पत्नी रानी आकांक्षा सिंह से एक विशेष बातचीत की गई है। महासंग्राम ये जो कार्यक्रम हम लेकर आए हैं, आज पहुंचे हैं कवर्धा विधानसभा क्षेत्र। कभी शांति का टापू कहलाता था ये इलाका, छोटा सा कस्बा बनते बनते बना शहर, शहर से बना जिला मुख्यालय। राज परिवार आज भी कवर्धा में बड़ा सम्मान के साथ रक्षा करता है, यहाँ की जनता का सुख दुख का साथी है। आज हमारे साथ है रानी साहिबा आकांक्षा सिंह, जो बहू है राजघराना कवर्धा की, और राजा साहब जो लड़ रहे हैं आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर। उनकी कुछ समस्याएं हैं जनता की, कुछ योजनाएं हैं। आइए चर्चा करें रानी आकांक्षा देवी से, जो वरिष्ठ उपाध्यक्ष भी हैं आम आदमी पार्टी छत्तीसगढ़ इकाई की। रानी साहिबा, आपका साधना प्लस में स्वागत है। जी धन्यवाद। किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव में उतरे हैं? जी, मुद्दे तो कई हैं। क्या है कि अभी तक जो बेसिक सुविधाएं जनता को मिलनी चाहिए, जैसे कि अच्छी शिक्षा और अच्छा स्वास्थ्य, वो सबसे हमारा प्रबल मुद्दा है। दूसरा है भ्रष्टाचार, जिससे आज जनता त्रस्त है, वो मुद्दा है हमारा। बाहरी प्रत्याशी हमारा मुद्दा है। जैसे कि आपने कहा कवर्धा एक शांति का प्रतीत होता था, वो भी अशांति फैल गई है, तो वो भी एक मुद्दा है। भ्रष्टाचार की बात आप कर रही हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रायपुर की आम सभा में भ्रष्टाचार के मुद्दों को प्रमुखता से उठा चुके हैं। क्या वास्तव में छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा मुद्दा है? जी बिल्कुल है, और ऐसा नहीं है कि बड़े स्तर पर ही है, छोटे छोटे स्तर पर राजस्व का भ्रष्टाचार, ये सब बहुत बड़े मुद्दा है छत्तीसगढ़ का। आम आदमी पार्टी जो मुख्यमंत्री दिल्ली अरविंद केजरीवाल है, उन्होंने 10 गारंटियां दी हैं। क्या आपको लगता है कि ये जन सामान्य के लिए उपयोगी 10 गारंटियां हैं? जी बिल्कुल, क्योंकि आप देखते होंगे जो भी विकसित देश हैं अपने, वहाँ पे ये गारंटियां जनता को दी जाती है। जैसे कि स्वास्थ्य व्यवस्था, जनता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना सरकार की जिम्मेदारी होती है, जो हमारी सरकारें नहीं करती है। हमारे गवर्नमेंट अस्पताल आज के दिन में रेफर सेंटर बन गए हैं। दूसरा हो गया शिक्षा, तो आप बाहर के देशों में देखेंगे जो डेवलप्ड देश हैं, वहाँ पे एक अच्छी शिक्षा हर वर्ग को दिया जाता है, हर बच्चे को सामान्य शिक्षा मिलती है, जो अपने देश में नहीं है। अमीर है तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है, गरीब है तो सरकारी में पढ़ता है। तो हम ये चाहते हैं कि सरकारी स्कूल में एक ऐसी सुविधा मिले जहाँ अमीर गरीब एक साथ पढ़ सके और हमारे बच्चे यहाँ से बड़े अफसर बन के निकल सके। आज जिस हम कवर्धा के अन्य क्षेत्रों में घूम रहे थे, तो कई लोगों ने हमसे ये कहा कि इस बार एक बटन से हम 2 विधायक चुन सकते हैं। हमारे राजा साहब जो राजा खड़कराज सिंह जी हैं, जो आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैं, उनके साथ रानी साहिबा, आपका जो रुतबा है आज भी कहीं ना कहीं रानी साहिबा का है। तो क्या वाकई में इस बार जो जनता चुनाव करेगी, तो एक बटन से 2 विधायकों का चुनाव करेगी? नहीं, मतलब ये तो जनता का बड़प्पन है। अगर जनता आपको ऐसा रिव्यू दे रही है, तो हम सेवक हैं जनता के, और जनता चुनाव करेगी तो जनता खुद के लिए, मतलब जनता खुद को चुनेगी, क्योंकि हम सेवा करने आए हैं, हम नेता बनने नहीं आए हैं यहाँ।
राजमहल से निकलकर आज कवर्धा की गलियों में घूम रही हैं, कैसा महसूस कर रही हैं आप? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। कवर्धा हमारा घर है, यहाँ की जनता हमारा परिवार है और हम जब यहाँ घूमते हैं तो हमको लगता है कि हम परिवार के बीच में हैं। चलिए, पिछले 5 साल के कार्यकाल को अगर देखें, जो कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हैं, कद्दावर नेता है, मंत्री हैं छत्तीसगढ़ शासन में, क्या उन्होंने कवर्धा के विकास के लिए कोई महत्वपूर्ण भूमिका अदा नहीं की है क्या? नहीं, बिल्कुल कुछ विकास कार्य हुए होंगे क्योंकि जनप्रतिनिधि का काम है विकास करना, लेकिन जिस प्रकार होना चाहिए था, वो 5 विभागीय मंत्री हैं, जिस प्रकार हमारे गृह जिला ने उनको इतने बहुमत से जिताया था, जिस प्रकार होना था यहाँ का डेवलपमेंट, वो नहीं हो पाया है। सबसे बड़ी बात देखा जाए तो कवर्धा आदिवासी इलाका हुआ करता था, पिछड़ा था, कृषि आय का एक मुख्य साधन हुआ करती थी। तो धान की जो फसल है, जो छत्तीसगढ़ की प्रमुख फसल है धान, क्या धान एक बड़ा मुद्दा हो सकता है चुनाव में? जी बिल्कुल, धान एक बड़ा मुद्दा है और होना भी चाहिए। हमारी पार्टी की 10वीं गारंटी किसानों के लिए बाकी है और हम खुद भी किसान को एक मेजर पॉइंट बना के वो गारंटी भी देंगे। धान होना चाहिए मुद्दा। यदि आप चुनाव जीतती हैं तो कवर्धा के विकास के लिए क्या महत्वपूर्ण योजनाएं हैं जिनको आप धरातल पर लाना चाहती हैं, या आप चाहती हैं क्षेत्र की जनता जो आपसे मांग कर रही है, प्रमुख क्या योजना है, क्या विजन है आपका? जी, सबसे पहले तो हमारा विजन ये है कि हम भ्रष्टाचार यहाँ से समाप्त करना चाहते हैं। आज आप देखते होंगे पट्टा मिलने के लिए भी लोगों को घूस देनी पड़ती है, जो भी प्रतिनिधि हैं उनको, तो हम वो समाप्त कर देंगे। दूसरा है कि हम खुद स्वयं जाके निरीक्षण करेंगे सरकारी स्कूलों और अस्पतालों का कि डॉक्टर वहाँ कर क्या रहे हैं और शिक्षक पढ़ा कैसे रहे हैं, और ये जनप्रतिनिधि का जिम्मेदारी होता है कि वो ये सब चीजें देखे। तो हम जो यहाँ की मूलभूत सुविधाएं जो सरकार प्रदान करती है उसको एकदम टाइट करेंगे और चाहते हैं कि वो सही तरीके से जनता तक पहुंचे। आप आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष भी हैं प्रदेश की, तो क्या ऐसी योजनाएं हैं, क्या विजन है छत्तीसगढ़ को लेकर आम आदमी पार्टी का? जी, आम आदमी पार्टी का विजन हर जगह यही रहा है कि सोशल सिक्योरिटी नेट आम आदमी पार्टी देती है जनता को, तो हमारा छत्तीसगढ़ को लेके भी वही विजन है। और आप भ्रष्टाचार, शिक्षा, स्वास्थ्य बोलने में छोटा लगता है, लेकिन अगर आप आम जन के से बात करें तो ये उनके लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। उनके काम बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो हम कोई छोटी चीजों से शुरुआत करेंगे। चलिए, हमारे साथ थी रानी आकांक्षा। राजा खड़गराज सिंह जो आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैं, वो एक अलग क्षेत्र में, क्योंकि कवर्धा का जो इलाका है विस्तृत इलाका है, घने वनों से आच्छादित है, वो कहीं और अपने चुनाव के प्रचार में व्यस्त है। रानी साहिबा कवर्धा शहर की कमान खुद हमारे अपने हाथों पे संभाली हुई है। हमारे साथ है मोहम्मद अकबर, रायपुर राजनीति से, छात्र राजनीति से जिन्होंने अपना राजनीतिक जीवन शुरू किया था। आज छत्तीसगढ़ की राजनीति को कहीं ना कहीं दशा और दिशा जिन छात्र नेताओं ने दी है, उनमें से मोहम्मद अकबर पहली पंक्ति के नेता हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के विश्वस्त सहयोगी, कवर्धा विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 72 में ये अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रत्याशी। अकबर जी, आपका साधना प्लस में स्वागत है। जी धन्यवाद। आज सुबह एक खबर आई, राहुल गांधी खेतों में उतरकर धान की कटाई किसानों के साथ मिलकर कर रहे थे। इसको किस दृष्टिकोण से देखते हैं? देखिए, वो समझना चाहते थे कि धान की कटाई में कितना श्रम लगता है और इसलिए वो काफी समय उन्होंने दिया और मतलब प्रैक्टिकली वो देखना चाहते हैं कि लोग कितना मेहनत करते हैं और किस प्रकार से जो वो उपज, जो अपना धान का उत्पादन वो करते हैं, तो उसको घर तक पहुंचाने के पहले कितना कठिन परिश्रम उनको करना पड़ता है। राजनांदगांव में उनकी सभा थी, कई मुद्दों पर उन्होंने बात रखी। धान छत्तीसगढ़ की राजनीति में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। धान के समर्थन मूल्य को उन्होंने बढ़ाने की भी घोषणा की है और भी कई घोषणाएं की हैं। क्या इस धान को अपन देखें तो कहीं ना कहीं ये दशा और दिशा तय कर रहा है क्या छत्तीसगढ़ की राजनीति को? देखिए, 2018 विधानसभा चुनाव के समय कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि हम 2500 रुपये प्रति क्विंटल में धान खरीदेंगे, लेकिन 2019 में जब पहली बार धान खरीदी हुई तो 2500 रुपये के हिसाब से सीधे भुगतान किया गया। लेकिन अगले वर्ष के लिए भारत सरकार ने अड़ंगा लगा दिया कि यदि आप समर्थन मूल्य से अधिक का भुगतान करेंगे तो हम आपका सेंट्रल पूल में चावल जमा नहीं लेंगे। अब धान खरीदी के सिस्टम को समझने की जरूरत है। पहले मार्केट के जरिए बैंकों से कर्जा लिया जाता है, 20 से 25 हजार करोड़ का कर्ज छत्तीसगढ़ की सरकार लेती है और मार्केट कर्जा लेती है, गारंटी छत्तीसगढ़ सरकार का होता है।
उसके बाद जिला सहकारी केंद्रीय बैंक और जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के जरिए फिर सेवा सहकारी समिति, जो पहले जिनकी संख्या 1333 सेवा सहकारी समिति जिसके माध्यम से धान खरीदी होती थी, जिसकी संख्या बढ़ के 2058 हो गई है। तो इसके माध्यम से धान खरीदी का काम होता है। अब जब से लेके अब तक जो 2500 रुपए के हिसाब से जब दूसरे वर्ष में हम देना चाह रहे थे, तो भारत सरकार ने कहा कि समर्थन मूल्य से अधिक में यदि भुगतान होगा तो सेंट्रल पूल में चावल जमा नहीं लेंगे। इसको देखते हुए हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में बैठक हुई और उसमें यह तय किया गया कि 2500 रुपया देने के हिसाब से तो कांग्रेस ने घोषणा पत्र में कहा है, और वायदा यदि पूरा नहीं करेंगे तो स्थिति खराब होगी। ज्यादा बेहतर होगा कि हम ऐसी योजना बनाएं, खरीदी समर्थन मूल्य में हो जाए और अंतर की जो राशि है 2500 रुपये पूरा करने के लिए उसकी योजना बना के और सीधा बेनिफिट किसानों के खाते में दे दिया जाए। तब राजीव गांधी किसान न्याय योजना बनाया गया। 9000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से उनको राशि खाते में देना है, जो अंतर की राशि 2500 पूरा करने के लिए उसको पूरा करता है। अब 9000 रुपया प्रति एकड़ के हिसाब से जो हम लोग देते हैं, पहला किस्त जो दिया जाता है वो 21 मई को, जो राजीव गांधी जी का पुण्यतिथि है। दूसरा किस्त दिया जाता है 20 अगस्त को, जो राजीव गांधी जी का जन्म दिवस। और तीसरा किस्त 1 नवंबर सन 2000 को जब हमारा नया छत्तीसगढ़ राज्य बना तो हम लोग स्थापना दिवस के रूप में मनाते हैं, तो तीसरा किस्त मिलता है 1 नवंबर को और चौथा किस्त 31 मार्च वित्तीय वर्ष के अंत में दिया जाता है। इस बार यह हुआ कि कांग्रेस का वायदा तो 2500 रुपया का धान का मूल्य देने का था, लेकिन अभी पिछली बार जो बेचा गया धान किसानों को मूल्य मिला 2640 रुपये प्रति क्विंटल, जो घोषणा से भी अधिक। और पहला किस्त की राशि उनके खाते में गई 21 मई को, दूसरे किस्त की राशि गई 20 अगस्त को, तीसरा उनको मिलना था 1 नवंबर को। लेकिन माननीय भूपेश बघेल जी और मंत्रिमंडल के हमारे सभी सम्मानित साथियों ने कहा कि 1 नवंबर तो आचार संहिता लगा रहेगा, चुनाव चलते रहेगा, तो इस कारण से इसको पहले दे दिया जाए। और ये तीसरी किस्त की राशि भी एडवांस के रूप में सारे लोगों को दी जा चुकी, जो कि 1 नवंबर को मिलना था। तो जब इतना पैसा किसानों के आय को बढ़ाने के लिए छत्तीसगढ़ की सरकार उनको दे रही है, पूरे देश में पहला छत्तीसगढ़ राज्य है जहां किसानों को धान का मूल्य मिलता है 2500 रुपया प्रति क्विंटल। स्वयं प्रधानमंत्री जी का जो क्षेत्र है वाराणसी, 1200-1300 में धान बिकता है। तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में जो मूल्य दिया जा रहा है उसका प्रभाव आम किसानों पर है, और जिसका लाभ कांग्रेस पार्टी को मिला था और मिलेगा। आप मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के विश्वस्त सहयोगी है, आपकी राय बहुत महत्वपूर्ण रहती है। क्या इस बार कांग्रेस यदि सत्ता में वापस आती है तो धान का समर्थन मूल्य 3600 रुपए तय करेगी? देखिए, ऐसा है कि धान का समर्थन मूल्य अब क्रमशः बढ़ेगा। हमारा 9000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से तो चल ही रहा है, और धान का जो मूल्य है, जिसके बारे में हमारे पूर्व मंत्रियों ने भी पहले अपने अपने ढंग से बात की है। अभी वर्तमान में आचार संहिता है, और आचार संहिता चलते में 1 नवंबर से हमारा धान खरीदी का काम फिर से प्रारंभ होगा। अब ये जितनी भी जो आप बता रहे हैं आगे बढ़ाने वाला काम, तो क्रमशः धीरे धीरे बढ़ेगा। ये कवर्धा का जो क्षेत्र था वो अति पिछड़ा था। आपके मंत्रित्व काल में इस क्षेत्र में काफी विकास हुआ है। आने वाले समय में कवर्धा के विकास के लिए आपकी क्या योजना है या क्या प्राथमिकताएं हैं? देखिए, कवर्धा में तो बहुत अधिक काम अभी इन 5 सालों में हम लोगों ने कराया। अब कवर्धा में आप देखिए कि लगा हुआ संकरी नदी है। 15 साल तक सरकार रही, सब लोग मांग करते रहे कि संकरी नदी में पुल बनाओ, लेकिन संकरी नदी में पुल नहीं बन पाया। हम लोगों ने 3 सालों के भीतर बनाया, और वो 3 सालों के भीतर बन के तैयार हुआ। अब उसका उपयोग लोग कर रहे हैं। कवर्धा में विधानसभा में घोषणा हो गया, कवर्धा के लिए मेडिकल कॉलेज की स्थापना, मेडिकल कॉलेज खोलना है, जमीन का आवंटन हो गया। अभी आचार संहिता लगने के 4-5 दिनों के पहले एक बांध हम लोगों ने मंजूर कराया, जिसका नाम है बड़ौदा खुर्द बांध। 4890 एकड़ का सिंचाई उसमें होगा। उसके पहले 2 बांध और मंजूर कराए। एक बांध है घटोला 12 करोड़, लेकिन उसमें राशि में ना जाके यदि उसके स्ट्रक्चर या उसकी जो संरचना जो होगी उसमें बहुत अधिक पानी रहेगा, और जो सुतिया पाट जो हमारा बांध है उसकी क्षमता को बढ़ाएगा। एक बांध हमने
जगमड़वा मंजूर कराया 70 करोड़ का। तो ये जो घटोला बांध है, इससे सूतिया पाट का जो जल स्तर है उसमें अंतर आएगा और क्षमता बढ़ेगी। और सूतिया पाट जब माननीय अजीत जोगी जी मुख्यमंत्री थे, मैं उनके साथ मंत्रिमंडल में था, तो 2001 में उसका शिलान्यास मैंने करवाया था। वो बांध उस समय 52 करोड़ रुपए में बना था। इस समय यदि हम उसको बनाने जाएंगे तो कम से कम 600 करोड़ रुपया लगेगा। तो जितने भी बांध कवर्धा में या कबीरधाम जिले में हम कह लें बने हैं, पहला जो सरोदा बांध ये कांग्रेस के पीरियड का है, क्षीरपानी बांध भी कांग्रेस के समय का बना, सूतिया पाट बांध भी कांग्रेस के समय हम लोगों ने बनवाया। उसके बाद अभी जो बांध मंजूर हुआ है घटोला बांध, वो भी हमारे समय का, जगमड़वा बांध वो भी अभी अभी मंजूर हुआ है, वो भी मैंने कराया, और अभी बड़ौदा खुर्द बांध मैंने मंजूर कराया। तो जितने भी बांध अब तक के यहाँ पे कबीरधाम जिले के हैं, सब कांग्रेस का है पूरा। अगर राजनीति से इतर पिछली कुछ बातें की जाए, आप 70 और 80 के दशक के छात्र नेता थे। आप ही के साथ में बृजमोहन अग्रवाल जो भारतीय जनता पार्टी में है, भूपेश बघेल जी, डॉक्टर रमन सिंह जी, ये सभी उस समय के बड़े छात्र नेता हुआ करते थे। तो कुछ ऐसा एक आध किस्सा बताइए जो आपके जेहन में हो उस छात्र राजनीति के दौरान का। अब देखिए, छात्र राजनीति में तो प्रारंभिक स्तर का था, और दुर्गा कॉलेज में छात्र संघ अध्यक्ष का चुनाव था मेरे अगेंस्ट में, जिनका नाम आपने लिया वो चुनाव लड़ रहे थे, और उस समय मैंने उनको हराया था दुर्गा कॉलेज छात्र संघ अध्यक्ष पद से। और उसके बाद फिर मैं छात्र संघ अध्यक्ष बनने के बाद एक वो माध्यम बन गया। फिर राजनीति में आने के लिए उसके बाद मैं कृषि उपज मंडी रायपुर का चुनाव लड़ा, और कृषि उपज मंडी रायपुर में मैं अध्यक्ष बना 1985 से 1991 तक। उसके बाद फिर मैं जिला सहकारी केंद्रीय बैंक का भी अध्यक्ष बना। फिर मैं वीरेंद्र नगर विधानसभा से 1998 में विधायक बना, 2003 में विधायक बना। देखिए, योजनाओं के बारे में दो टाइप के विकास है। एक विकास होता है स्ट्रक्चर, अधोसंरचना, जैसे रोड बनाओ, पुल पुलिया बनाओ, अस्पताल बनाओ, स्कूल बनाओ, कॉलेज बनाओ, नहर बनाओ, बांध बनाओ, ये कारखाने लगाओ, शक्कर कारखाना जिसमें विशेष तौर पर कह सकते हैं। दूसरी तरफ होता है आर्थिक विकास। यदि धान का मूल्य 2500 मिलेगा तो निश्चित रूप से किसान मजबूत होगा, तो ये समझ लेना उनका आर्थिक विकास है। यदि गोबर का भी पैसा मिलेगा तो किसान मजबूत होगा। ऐसे लोग जिनके पास कोई जमीन नहीं है, उनको भी यदि आज जैसे राहुल गांधी जी ने घोषणा की कि जो 7,000 रुपया दिया जाता है ये कम है, उसको 10,000 करेंगे, तो ये भी उनके खाते में पैसा जा रहा है। तो जितने बार यदि तेंदुपत्ता का हम 2,500 से बढ़ाकर 4,000 कर दिए तो ये भी उनके खाते में पैसा जा रहा है। 7 प्रकार का लघु अनुपज खरीदा जाता है पूरे देश में, हम खरीदते हैं 65 प्रकार, 3 और कोदो कुटकी रागी भी शामिल है, ये यदि पैसा जा रहा है। और 74% का पूरा लघु अनुपज अकेले छत्तीसगढ़ की सरकार खरीद रही है। 9 पुरस्कार भारत सरकार से हमको मिला है, तो ये भी पैसा जो है वो जो संग्राहक हैं लघु अनुपज के उनको जा रहा है। 139 हमारा वनधन केंद्र है, जिसमें हम वैल्यू एडिशन करके, और 139 वनधन केंद्र है। उसके बाद वैल्यू एडिशन के लिए स्वयं सहायता समूह की बड़ी 13,900 स्वयं सहायता समूह है। तो ये सब जितना भी काम होता है ये इन लोगों के खाते में पैसे जाता है। तो एक तरफ अधोसंरचना, दूसरी तरफ विकास, वो विकास आर्थिक रूप से संपन्नता बैलेंस करके छत्तीसगढ़ की सरकार चल रही है। जब गोबर खरीदी की बात आई थी तो राष्ट्रीय स्तर पर इसका बड़ा मजाक उड़ाया गया था कि छत्तीसगढ़ सरकार गोबर खरीद रही है। आज जब डायरेक्ट बेनिफिट की बात आती है तो 1,70,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि डायरेक्ट बेनिफिट लोगों के खातों में सीधे गई है। इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी के पास करने के लिए कुछ है नहीं। अभी का स्थिति ये है, देखिए जैसे कांग्रेस ने क्या कहा कि हम सत्ता में आएंगे तो पूर्व की तरह कर्जा माफ कर देंगे। ठीक है, अब पूर्व की तरह कर्जा माफ कर देंगे बोलने की स्थिति आई, और केजी से पीजी तक शिक्षा फ्री बोल दिया राहुल जी ने। उसके बाद 4,000 रुपया के बारे में आपको तेंदुपत्ता के लिए अलग से बोनस देने की बात हुई। भारतीय जनता पार्टी अब तक बोलने की स्थिति में नहीं है, वो कुछ बोल नहीं पाई है अब तक। तो क्रम में आप यदि देखेंगे तो अभी कांग्रेस की सरकार जो है और कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है। अक्सर आप कैबिनेट की बैठक की ब्रीफिंग लेते हैं, इतने आंकड़े जेहन में रखते कैसे हैं? देखिए, ये तो सब याद रखने की जरूरत है। उसका कारण ये है कि यदि ब्रीफिंग के लिए भी इसीलिए रखा गया है। माननीय रविंद्र चौबे जी ब्रीफिंग लेते हैं या मैं लेता हूं, तो
यदि मान लो ब्रीफिंग हम ले रहे हैं और सरकार की तरफ से किसी प्रकार की कोई घोषणा या कोई योजना या कोई मंजूरी मिली है तो वो तो आंकड़े सहित ही बताना पड़ेगा। और आम जनता जानना चाहती है कि उनके लिए क्या है, क्या नई नीति, क्या योजना है, क्या फैसला लिया गया है। तो आंकड़े तो याद रखने पड़ेंगे। अभी जैसे देख रहे हैं आप, बहुजन समाज पार्टी है, जोगी कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा था कि ये भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है और कहीं सिर्फ वोट काटने के लिए ही ये प्रत्याशियों को खड़ा किया जा रहा है। क्या ये सही है? देखिए, यहाँ पे कांग्रेस की स्थिति मजबूत है और बाकी पार्टियां कैंडिडेट जरूर हैं, लेकिन बहुत ज्यादा कोई अस्तित्व नजर नहीं आता। नहीं, मैं सिर्फ कवर्धा आपके विधानसभा क्षेत्र की बात नहीं कर रहा हूं। आप छत्तीसगढ़ के बड़े लीडर हैं, आप कई जगहों पे जाते हैं, स्टार प्रचारक के तौर पे आपको आमंत्रित किया जाता है। अन्य जो विधानसभा क्षेत्र है उनकी भी स्थिति अगर अपन आकलन करें तो बाकी जो पार्टियां हैं ना उपस्थिति दर्ज कराना चाहती हैं, लेकिन मेरे को लगता नहीं लगता मेरे को उनकी उपस्थिति बस खाली नाम है, बस और कुछ नहीं है। चलिए, हाँ, छत्तीसगढ़ के महासंग्राम में हमारे साथ कांग्रेस के बड़े नेता, कद्दावर नेता मोहम्मद अकबर थे। महासंग्राम, हम आए हैं कवर्धा विधानसभा क्षेत्र में। हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के तेज तर्रार नेता और कवर्धा के प्रत्याशी विजय शर्मा जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे बड़ी बात अगर हम सबसे पहले उठाएं तो कवर्धा एक शांति का टापू कहलाता था, एक छोटा सा कस्बा बनता शहर और आज एक जिला मुख्यालय। ऐसा क्या कारण था कि सांप्रदायिकता का तनाव बहुत तेजी से यहां फैला और उसका दुष्परिणाम भी सामने दिखा है? ये मोहम्मद अकबर जी की कार्यशैली की गलती है। अन्यथा कवर्धा में सभी धर्म संप्रदाय के लोग बहुत समन्वय से, बड़े शांतिपूर्ण ढंग से रहा करते थे। ऐसा नहीं है कि कवर्धा में पहले मुसलमान विधायक हैं, इससे पहले भी हमीदुल्लाह खान साहब हुए। पूरा कवर्धा स्वीकार करता है, कोई बात नहीं। इनकी कार्यशैली की गलती है। ये गड़बड़ करते हैं, ये कुछ गड़बड़ करते हैं। ये सोचते हैं, जाने क्या सोचते हैं, मतलब इनका भाव कुछ ठीक नहीं है कवर्धा के प्रति। कवर्धा से ना इनका कोई अनुराग है, ना कवर्धा से प्रेम है, कवर्धा से कोई अर्थ मतलब ही नहीं है इनका। कई ऐसे क्षेत्र हैं, जैसे साजा की घटना हो, भिलाई की घटना हो, छत्तीसगढ़ अचानक से ऐसी घटनाओं को कैसे फेस कर रहा है? 2014 में नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, उससे पहले देश भर में बम फूटा करते थे। ध्यान होगा आपको, जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं कहीं बम फूटने की घटना, आतंकवादी घटनाएं आपको दिखाई नहीं देती। छत्तीसगढ़ में जब तक भाजपा की सरकार थी तो कहीं कोई ऐसी घटनाएं नहीं होती थी। जब से कांग्रेस की सरकार आई है तब से ये सारी घटनाएं। प्रश्रय कौन देता है, कौन ताकत देता है इन गतिविधियों को, कौन संबल प्रदान करता है उनको कि तुम ऐसा करो? ये कौन लोग हैं? चिन्हांकन होना चाहिए, कार्यवाही होना चाहिए। पिछले 5 साल के कार्यकाल को कांग्रेस की सरकार थी, मोहम्मद अकबर स्थानीय विधायक होने के साथ साथ कद्दावर नेता है, कांग्रेस के मंत्री हैं, वो विकास कवर्धा में दिखता नहीं है। इसका कारण क्या है? मैंने पहले कहा कि कवर्धा से उनको कोई प्रेम नहीं है, कवर्धा से उनका कोई सरोकार नहीं है। उनको कवर्धा में वोट चाहिए और वो सोचते हैं कि पैसे के आधार पर ही वोट मिल जाएगा। भूल है उनकी। ये चुनाव उनको दिखा देगा कि कवर्धा स्वाभिमानी है। कवर्धा में कोई पैसे के आधार पर वोट नहीं होता है। उनके पैसे अपने काम के हैं, उनके जाने कहां से आए हैं। पैसे से चुनाव नहीं होगा, ये कवर्धा इस बार दिखाएगा उनको। कवर्धा के अंदरूनी क्षेत्रों में जब हम गए, हमारी टीम जब सर्वे कर रही थी, ग्राउंड रिपोर्ट में जा रही थी, तो एक मुद्दा बड़ा खुलकर सामने आया। एक स्थानीय प्रत्याशी है, एक बाहरी प्रत्याशी है। क्या एक मुद्दा है? निसंदेह है साहब। मैं कवर्धा में रहता हूं, कवर्धा में मेरे आजा पुरखा सब रहे हैं, कवर्धा में रेवन तालाब के किनारे मेरा घर है। ये पता सब जानते हैं। यहां से वो 60,000 से जीत गए हैं, लेकिन उनका पता कोई नहीं जानता है। मैं तो गांव-गांव में पूछता हूं कि भाई अगर उनका पता भी किसी को पता हो तो बता दो जरा मुझे, मैं काम की बात नहीं करूंगा। एड्रेस नहीं जानते हो वो विधायक है यहां पर, वो अभी 60,000 से, भारत में सारे चुनावों में सर्वाधिक वोट से जीतने वाले। और एवज में क्या दिया सरकार को? नौजवानों को पीठ पर डंडे दिए, कवर्धा में इतने बड़े लंबे कार्यकाल का कर्फ्यू दिए, दर्जनों एफआईआर, सैकड़ों को जेल, हाथ में तलवार लेकर दौड़ते, सड़क पर दौड़ते लोग, ये कवर्धा को दिया उन्होंने। तो बाहरी प्रत्याशी हैं, परदेसिया हैं, जनता उनको स्वीकार कर ही नहीं सकती है। और मैं दिन भर खटता हूं किसानों के पीछे, दिन भर लगे रहता हूं, ये सब जानते हैं।
लोगों को इसमें बड़ा संतोष है कि भैया ये आदमी तो कम से कम है हमारे लिए, हमारे सारे कामों के लिए। उसको कहां खोजने रायपुर कौन जाएगा? तीनों मुद्दों को लेकर आपका क्या विजन है, क्या ऐसे स्थानीय मुद्दे हैं जिनको लेकर आप चुनाव में उतरे हुए हैं? आज कवर्धा की सर्वाधिक आवश्यक जो विषय है कवर्धा का, वह कवर्धा की शांति है, वह कवर्धा की सुरक्षा है। कवर्धा जैसा था करपात्र जी महाराज का, कवर्धा जैसा था शंकराचार्य जी महाराज का, कवर्धा जैसा था कबीर साहब का, कवर्धा जैसा था मिनी माता का, वैसा ही कवर्धा सबको चाहिए। ये जो कवर्धा आज हो रहा है ऐसा किसी को नहीं चाहिए। भारत देश सन 1947 में आजाद हुआ और 2000 में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने तब प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत गांव में सड़क गया। 50 साल देश में ये क्यों नहीं सोचा गया कि गांव में भी लोगों को सड़क की आवश्यकता है, बच्चे पढ़ेंगे, कोई बीमार होगा, गर्भवती महिला जल्दी शहर तक आ सके, कोई नहीं सोचा। किसान साहूकार के घर तक ही जाता था, वो बैंक में कभी नहीं जाता था। कोई इज्जत ही किसान क्रेडिट नहीं होती थी बैंक में। किसान क्रेडिट कार्ड बनाया भाजपा की सरकार ने, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने। मैं आपसे कहना चाहता हूं आज मोदी जी की सरकार है, इतनी लंबी योजनाएं हैं जिसको ध्वस्त करके ये लोग रखे हैं। प्रधानमंत्री आवास का जो विषय है 16 लाख आवास इन्होंने नहीं दिया किसी को। भाजपा जब आती है तो मेहनत से काम करती है। छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार आई, आमूलचूल परिवर्तन छत्तीसगढ़ का हुआ। फिर से भाजपा की जब सरकार आएगी हर एक बिंदु पर काम किया जाएगा, रोजगार के विषय पर काम किया जाएगा, उन्नति के विषय पर काम किया जाएगा, किसानों के विषय पर काम किया जाएगा और हम कांग्रेस की उन सारी बातों का काउंटर भी करेंगे जिसके आधार पर भ्रम फैलाकर कांग्रेस चुनाव जीत जाया करती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इतने व्यस्त कार्यक्रम के बाद आपने हमारे दर्शकों के लिए, साधना प्लस के लिए समय निकाला और इतनी व्यस्तता के बावजूद हम सिर्फ धन्यवाद ही दे सकेंगे आपको। मैं आभारी हूं साहब आपका, मैं अपना विषय आपके माध्यम से रख पाया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पंकज विश्वकर्मा, छत्तीसगढ़ संग्राम साधना प्लस का एक विशेष कार्यक्रम हम अपने दर्शकों के लिए लेके आए हैं। साथी कैमरा पर्सन गोविंदा सोनकर के साथ, विधानसभा क्षेत्र कवर्धा से। फिलहाल इस पेशकश में हमारे साथ इतना ही। नमस्कार।